नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल की सीरीज के अंतर्गत जो हम विश्व जनजातियों के बारे में यानी वर्ल्ड ट्राइब्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने दोस्तों पिछले वीडियो में आपसे बात किया था सेमांग जनजाति के बारे में, जिसके बारे में हमने देखा था उनका निवास क्षेत्र, उनका भोजन, वस्त्र, उपकरण, सामाजिक संगठन, उनके व्यवसाय के बारे में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं दोस्तों एक अगली जनजाति के बारे में जिसका नाम है पिग्मी जनजाति। ठीक है, तो विश्व जनजातियों के अंतर्गत जो अगली जनजाति है आपकी, उसका नाम है पिग्मी। चलिए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से 5 लोगों को दिखाया गया है जो कि पिग्मी जनजाति के सदस्य हैं। इनके हाथ में आप धनुष बाण देख रहे होंगे। ठीक है, इनके शरीर पर आप देख रहे होंगे कि वस्त्र नहीं है। ठीक है, तथा सिर पर एक इन्होंने टोपी लगा रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से जनजातियों को यानी पिग्मी जनजाति के सदस्यों को देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इनके बारे में हम बात करते हैं। इनके निवास क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ रहते हैं। पिग्मी जनजातीय समूह अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों में निवास करते हैं और पशुओं का आखेट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 बातें सिद्ध होती हैं आपकी कि ये भूमध्य रेखीय वनों में रहते हैं। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में लगभग ये पाए जाते हैं और ये प्रमुखतः आखेट यानी शिकार के माध्यम से ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ठीक है, पिग्मियों के कई उपवर्ग हैं जो भूमध्य रेखा से 3 उत्तरी अक्षांश और 3 दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित वनों में बिखरे हुए हैं। इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतुरी नदी का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि जो पिग्मी है वो भूमध्य रेखीय वनों में जो कांगो बेसिन है उसके पूर्वी भाग में इतुरी नदी का तटीय क्षेत्र है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विषुवत रेखीय अफ्रीकी वन में बौने पाए जाते हैं। ठीक है, बौने यानी कि जिनका कद छोटा होता है। छोटे कद के आखेटक ये पिग्मी कहलाते हैं। यानी कि विषुवत रेखीय जो अफ्रीकी वन है वहाँ पर बौनी जनजाति एक रहती है, यानी छोटे कद की जनजाति रहती है। जो शिकारी जनजाति है उसे ही पिग्मी कहते हैं। ये लोग औसतन मात्र 1.5 मीटर वाले होते हैं, यानी इनकी ऊंचाई 1.5 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, निग्रिटो जाति वाले इनके भी केस अधिक घुंघराले हैं, यानी कि इनका संबंध भी निग्रो जनजाति से निग्रो प्रजाति से है। तो उनकी जायज़ सी बात है कि निग्रिटो प्रजाति के केस भी घुंघराले होते हैं, तो इनके भी घुंघराले होते हैं। ठीक है, ये कांगो बेसिन वन में उच्च भूमि पर रहते हैं। ठीक है, जीवन यापन के लिए जंतुओं का शिकार ये करते हैं। मांस और जंगली कंद फल से ये भूख मिटाते हैं, यानी कि वनों से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं और पशुओं का शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए आखेट कार्य में अधिक दक्ष बन जाते हैं। ठीक है, जहाँ की जलवायु उष्णाद्र प्रकार की है। उष्णाद्र का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पर तापमान भी बहुत ज़्यादा रहता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसे उष्णाद्र जलवायु कहते हैं। तो जहाँ की जलवायु उष्णाद्र प्रकार की है, भूमध्य रेखा के निकट स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष भर तापमान उच्च यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और जो वार्षिक तापांतर है 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। ठीक है, वार्षिक तापांतर का मतलब है दोस्तों कि 12 महीनों के अंतर्गत सबसे अधिक तापमान वाला महीना, ठीक है, और सबसे कम तापमान वाला महीना, इन दोनों का जब हम औसत निकालते हैं तो उसे हम वार्षिक तापांतर कहते हैं। तो वार्षिक तापांतर 30 सेल्सियस से भी कम रहता है। वार्षिक वर्षा यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है, जो पूरे वर्ष भर प्रायः हर महीने होती रहती है। ठीक है, यानी कि यह क्षेत्र तापमान भी अधिक होता है यहाँ पर और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे तापमान और वर्षा दोनों ज़्यादा होती हैं वहाँ पर उमस पाई जाती है। ठीक है, यानी चिपचिपापन बना रहता है।
पिग्मियों ने इस प्रकार की अनुपयुक्त तथा विपरीत पर्यावरण से अनुकूलन कर लिया है और स्थायी निवास ना बनाकर चलवासी या घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, चलवासी या घुमक्कड़ का मतलब है कि एक समय ये किसी स्थान पर रहते हैं और फिर उसे छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, तो भूमध्य रेखा का ये कांगो बेसिन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे जो पिग्मी हैं उनकी उपवर्ग हैं, 4 उपवर्ग हैं। उनके नाम हैं मबूती, बाइका, मवेंजेल, इवोंडो। ठीक है, ये उनकी उपवर्ग हैं। तो आप मैप के माध्यम से समझ गए होंगे कि पिग्मी जनजाति रहती कहाँ पर है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश में अफ्रीका के कांगो बेसिन में ये निवास करती है मुख्यतः। अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें इनकी, तो पिग्मी नेग्रोइड प्रजाति से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो पिग्मी है वो नेग्रोइड प्रजाति से संबंधित है, यानी कि निग्रिटो से, जिनका जो शारीरिक कद है वो सर्वाधिक छोटा, निम्नतम 182 सेंटीमीटर, या हम इंच में बात करें तो 52 इंच तक ही होता है। स्त्रियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होती है, यानी कि ये नाटे कद के होते हैं। ठीक है, पिग्मियों के कई उपवर्ग हैं जिनके 4 प्रमुख हैं, मबूती, त्वा, बिंगा और गशरा। ठीक है, ये 4 इसके उपवर्ग हैं। इनका कद बहुत छोटा होता है और बाल छल्लेदार यानी घुंघराले होते हैं। रंग काला, चौड़ा और चपटी नाक होती है। ओठ मोटे होते हैं इनके और चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है। निग्रिटो प्रजाति के नाटे लोगों को निग्रिलो कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो निग्रिटो प्रजाति के नाटे लोग हैं यानी छोटे कद वाले हैं, उन्हें नेग्रिलो कहते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इनके शिकार की। यानी कि अभी तो आपको बताया गया कि इनका जो जीवन यापन है पूर्णतः आखेट पर ही निर्धारित होता है। तो ये आखेट किस प्रकार करते हैं या क्या होता है आखेट में, क्या क्या करते हैं, इसे भी देख लेते हैं। आखेट पिग्मी के जीवन यापन का मुख्य आधार है। ठीक है, यानी कि शिकार के माध्यम से ही अपना भरण पोषण करते हैं। ये कुशल शिकारी होते हैं और शिकार की खोज में जंगलों में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, पिग्मी पशु पक्षियों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं और साथ ही जंगल से कंदमूल, फल, शहद आदि एकत्रित करते हैं तथा तालाबों तथा झीलों से मछलियां भी पकड़ते हैं। यानी कि ये पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, वनों से कंदमूल, फल और शहद एकत्रित करते हैं तथा तालाबों और झीलों से ये मछली भी पकड़ते हैं। ये लोग छोटे जानवरों से लेकर हाथी तक का शिकार कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। यानी कि ये आपको भी बताया कि ये छोटे कद के होते हैं, लेकिन छोटे कद के होते हुए भी ये हाथी का शिकार कर लेते हैं। ठीक है, पिग्मी कुशल शिकारी होने के साथ साथ अनेक पशु पक्षियों की बोलियों की भी नकल करने में प्रवीण होते हैं, यानी चतुर होते हैं। बनावटी बोली बोलकर वे शिकार को भटका लेते हैं और अवसर पाकर उन्हें मार डालते हैं। बंदरों की भांति पेड़ों पर ये बड़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं। यानी कि जैसे बंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता रहता है और चढ़ता रहता है, उसी प्रकार ये भी बड़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं और ऊपर एक पेड़ से अन्य पेड़ों पर ये घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका शिकार है। अब हम बात कर लेते हैं भोजन की। अभी आपको बताया कि ये अपना जीवन यापन या भरण पोषण मुख्यतः शिकार के माध्यम से ही करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनका भोजन जो होगा वो मांस ही होगा। ठीक है, तो आखेट से प्राप्त पशु पक्षियों के मांस तथा जंगल से एकत्रित किए गए कंदमूल, फल और मछलियाँ पिग्मी लोगों का जो भोजन है, प्रमुख भोजन है। ठीक है, ये लोग दीमक, चींटियों, लार्वा, शहद आदि को भी खाते हैं। यानी ये चींटियों को भी खा जाते हैं, दीमक को भी खा जाते हैं। ठीक है, ये मांस को भूनकर अथवा कच्चा दोनों प्रकार से खाते हैं। ठीक है, यानी इन्हें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मांस कच्चा है या भुना हुआ है, इनको जैसा भी मिलता है वो खा लेते हैं। ठीक है, पशुओं का रक्त इनका प्रिय पेय पदार्थ है। यानी कि ये पशुओं का रक्त यानी कि खून पीते हैं। ठीक है, और उनका ये प्रिय पेय पदार्थ है।
हाथी जैसे बड़े पशु का शिकार करने पर ये लोग भरपेट भोजन करते हैं, ठीक है। किंतु कभी कभी शिकार के अभाव में भूखे भी रह जाते हैं। छोटा कद होते हुए भी पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले तक खा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको उम्मीद नहीं होती है कि कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इनको जब भोजन मिलता है तो फिर भरपेट भोजन करते हैं, यानी कि 50-60 केला भी एक पिग्मी खा जाता है। और हाथी जैसे बड़े जानवरों का शिकार करके भी ये खाते हैं, ठीक है। वस्त्रों की बात करें कि ये क्या पहनते हैं, तो अभी तक आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि जब ये बहुत ही विषुवत रेखीय क्षेत्र में रहते हैं, शिकार के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये कपड़े बहुत कम पहनते हैं, ठीक है। उष्णार्द्र जलवायु वाले वन प्रदेश के निवासी पिग्मियों को वस्त्र की आवश्यकता बहुत कम अथवा नहीं के बराबर होती है। दोस्तों, जब हमने सेमांग जनजाति के बारे में चर्चा की थी तो उसमें भी हमने बताया था कि वो लोग कपड़े बहुत कम पहनते हैं। उसी प्रकार पिग्मी लोग भी बहुत कम कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये उष्णार्द्र जलवायु में निवास करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना वस्त्र के भी रहते हैं, ठीक है। यानी कि पिग्मी लोगों में आज भी ऐसी प्रथा है कि ये बिना वस्त्र के भी रहते हैं कुछ लोग। सामान्यतः ये लोग वृक्ष की छाल, पशुओं की खाल और पत्तों को कमर के चारों ओर लपेटे रहते हैं, ठीक है। तो इनके वस्त्र क्या हैं? वृक्षों की छाल, पशुओं की खाल और पत्तों के कमर में लपेटे रहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों बेल के बीजों से बनी करधनी तथा पत्तियों के आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां ताड़ की पत्तियों अथवा वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को कमर के नीचे तक धारण करती हैं और पत्तों के गुच्छे और बांस चीरकर बनाए गए लंबे दांत वाले कंघे को कमर से नीचे को लटकाती है। उनका विश्वास है कि यह कंघा उन्हें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यही बात सेमांग जनजाति के बारे में भी बताई गई थी आपसे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि औजार और इनके उपकरण क्या हैं, इनके टूल्स, ठीक है। तो ये लोग बांस की फलक को आग से कठोर करके एक औजार बनाते हैं जो साधारण बांस को भी काट सकता है, ठीक है। तो यानी कि बांस इनका भी प्रमुख हथियार है, यानी कि बांस से ही ज़्यादातर चीज़ें बनाते हैं, जैसे सेमांग जनजाति के लोग बनाया करते थे, ठीक है। शिकार के लिए धनुष और बाण तथा भूमि खोदने के लिए बांस या बेंत, डंडे या लकड़ी इनके मुख्य उपकरण हैं, ठीक है। यानी कि ये शिकार किससे करते हैं, तो धनुष बाण के माध्यम से करते हैं। तो भूमि खोदने के लिए भी ये बांस और बेंस से बनी हुई कुछ उपकरणों का उपयोग करते हैं। खुरदुरे और अनगढ़े पत्थरों से लकड़ी फाड़ने या खुरचने का काम किया जाता है। ये लोग पानी भरने और पीने के लिए बांस की तुम्बी का प्रयोग करते हैं, यानी कि पानी को भरना है या पानी पीने के लिए ये तुम्बी का प्रयोग करते हैं। और मछलियों को पकड़ने के लिए कंटिया भी बनाते हैं। कंटिया का मतलब है दोस्तों कि बांस से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। आप इसे टोकरी की तरह ले सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से वो मछली पकड़ते हैं। ये बाण या तीर की नोक पर विष लगाते हैं जिसे कुछ विशिष्ट वृक्षों तथा लताओं के रस से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यानी कि वो बांस से धनुष बाण बनाते हैं और वृक्षों और लताओं से विष प्राप्त करते हैं और बांस जो तीर होता है तीर की नोक पर लगाते हैं और उसी तीर का प्रयोग ये शिकार के लिए करते हैं, ठीक है। इनके निवास गृह या झोपड़ियों की अगर हम बात करें तो शिकार की खोज में पिग्मी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और प्रायः स्थायी निवास नहीं बनाते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो भी घुमक्कड़ या चलवासी जीवन व्यतीत करता है, ठीक है, वो एक स्थान पर यानी कि ए स्थान पर कुछ समय के लिए रहता है और जब यहाँ की अनुकूल स्थितियाँ समाप्त हो जाती हैं तो वो बी स्थान पर जा कर के बस जाता है, ठीक है। और जब यहाँ की अनुकूल स्थितियाँ समाप्त होंगी तो वो सी स्थान पर चला जाएगा। यानी कि ये लोग घूमते फिरते ही रहते हैं, ठीक है। और वो किस लिए घूमते फिरते रहते हैं? शिकार की खोज में, ठीक है। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि एक माँ बैठी हुई है और उसके कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, जो मुख्यतः 6 बच्चे हैं।
और इनके घरों को देख रहे होंगे कि ये झोपड़ी बनाते हैं, ठीक है। और झोपड़ी में एक मुख्य द्वार रहते हैं जहाँ से प्रवेश करके ये अंदर अपना लेटते हैं और सोते हैं, ठीक है। तो आप इसी प्रकार के ये कुछ घर बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन झोपड़ियों को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जाया जा सकता है, तो ये स्थायी नहीं होती हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये लोग भूमध्य रेखीय वर्षावन क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर पानी बहुत बरसता रहता है। तो अगर झोपड़ियाँ ये बनाएंगे अगर, तो जाहिर सी बात है कि भूमि के तर रहने तथा विषैले कीड़े मकोड़े और हिंसक पशुओं की अधिकता आदि के कारण पिग्मी लोग अधिकतर पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, ठीक है। चूँकि नीचे पानी होता है इसलिए ये पेड़ों पर अपनी झोपड़ी बनाते हैं और उसी में निवास करते हैं, ठीक है। और ये जो झोपड़ी होती है ये प्रायः 2 मीटर लंबी होती है या व्यास वाली तथा 1.5 मीटर ऊंची बनाई जाती है, जिसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता है, जैसा अभी आपको ऊपर चित्र के माध्यम से दिखाया था, ठीक है। प्रवेश द्वार की ऊंचाई कम यानी कि 50 सेंटीमीटर होने के कारण झोपड़ी में घुटने के बल रेंग कर जाया जाता है। प्रत्येक परिवार की एक झोपड़ी होती है, ठीक है। जैसा अभी आपको ऊपर चित्र दिखाया गया था कि एक माता थी, उसके 6 बच्चे थे, यानी कि एक परिवार की एक छोटी झोपड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि यह वस्तुओं को प्राप्त करने और अपने अपने पास जो वस्तु है उसे बेचने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं, यानी कि गुड एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। कांगो बेसिन में पिग्मी समुदाय के समीप में बंटू कृषकों की स्थायी बस्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। आपको दोस्तों ये याद रखना है कि ये स्थायी बस्तियां हैं, जबकि ये आपको पता है कि पिग्मी अस्थायी बस्ती में रहते हैं, ठीक है। तो पिग्मी समुदाय के समीप ही एक बंटू कृषक होते हैं जो कि स्थायी बस्तियों में रहते हैं। एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण दोनों वर्गों के मध्य जो वस्तु विनिमय की क्रिया होती है उसे मूक व्यापार कहा जाता है, ठीक है। मूक व्यापार क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं, ठीक है, तो इसलिए मूक व्यापार कहा जाता है। अब मूक व्यापार होता कैसे है? पिग्मी रात में अपने पड़ोसी कृषकों की बस्ती में जाकर किसी निश्चित स्थान पर पत्तियों में मांस को लपेटकर रख देते हैं क्योंकि आपको पता है कि पिग्मी मांसाहारी होते हैं, या कह सकते हो कि प्रमुख शिकारी होते हैं, तो उनके पास जाहिर सी बात है मांस ही होता है। तो रात के समय एक निश्चित स्थान पर मांस को लपेटकर पत्तियों में रख देते हैं, ठीक है। और जो बंटू कृषक होते हैं उस मांस को ले लेते हैं और बदले में पिग्मी की आवश्यकता की वस्तुएं जैसे केला आदि रख देते हैं, जिसे दूसरी रात में पिग्मी उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसे मूक साइलेंट क्यों कहते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि ये सीमा है, एक तरफ बंटू कृषक रहते हैं जो कि स्थायी हैं, एक तरफ पिग्मी रहते हैं। तो ये लोग पिग्मी क्या करते हैं कि इस क्षेत्र में जाकर रात को पत्तियों में मांस लपेट कर रख देते हैं, ठीक है। अब बंटू कृषक जब सुबह देखते हैं तो इस मांस के बदले में वो केला रख देते हैं या अन्य वस्तुएं रख देते हैं, जिसे पिग्मी अगली रात को उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका मूक व्यापार होता है। बंटू कृषक और पिग्मी दोनों समूह के लोग सामान्यतः अपने व्यक्तिगत अनुभवों से दूसरे वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हैं, ठीक है। अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें, यानी इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो पिग्मियों का जो सामाजिक संगठन है वह अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का है। आदिम का मतलब होता है दोस्तों जैसे प्राचीन समय में लोग रहते थे, उसी प्रकार का कुछ इनका जीवन यापन आज भी है, ठीक है। इनमें किसी सार्वजनिक संस्था या मुखिया का अभाव होता है, यानी कि इनका कोई मुखिया नहीं होता है, ना इनकी कोई सार्वजनिक संस्था होती है। और जो इनके आपसी कलह और झगड़ों को ये पारस्परिक बातचीत से ही हल किया जाता है, यानी इनका कोई मुखिया नहीं होता कि जिसके पास कोई झगड़ा लेकर जाया जा सके, तो ये आपस में बातचीत करके ही झगड़े को सुलझा लेते हैं। सामान्यतः जो सफल और उत्तम आखेटक होते हैं, यानी कि जो शिकार करने में प्रवीण होता है, उसे ही लघु बस्तियों का मुखिया मान लिया जाता है। पिग्मी नृत्य के बड़े प्रेमी होते हैं, यानी कि ये लोग डांस भी करते हैं। और ये डांस कब करते हैं? जब बच्चे का जन्म पर
वन देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन किया जाता है। पिग्मी अपने परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान और कर्मठ होते हैं, यानी कि इनके लिए जो संपत्ति है वो परिवार ही है। ठीक है, अगर इनके परिवार को कोई हानि आती है तो ये फिर सहन नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके प्रति निष्ठावान और कर्मठ होते हैं। इनमें एकल विवाह और बहुविवाह दोनों का प्रचलन है, यानी कि एक शादी करनी है कि और ज़्यादा शादी करनी है, दोनों प्रचलन में। मृतकों को झोपड़ी के पास ही लकड़ी और पत्तियों को रखकर जला दिया जाता है और तदंतर पिग्मी परिवार वहाँ से स्थानांतरण कर लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक झोपड़ी है और यहाँ पर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गई, तो यहीं पास में ही उसे पत्तियों और लकड़ियों में रख करके जला देते हैं और फिर इस स्थान को छोड़ करके पिग्मी चले जाते हैं दूसरे स्थान पर। ठीक है, सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से पिग्मी अभी भी आदिम अवस्था में है और वे बाहरी सभ्य समाज से दूर रहना चाहते हैं, यानी कि वह सभ्य समाज से मेल जोल नहीं रखना चाहते तथा अपनी परंपरागत जीवन शैली और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने में तत्पर हैं। तभी ये लोग, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनके यहाँ पहुँच जाता है तो उसे मार भी देते हैं और मारकर खा भी जाते हैं। ठीक है, अत्यंत पिछड़ेपन के कारण इनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अति उच्च होती है, यानी कि जन्म भी बहुत अधिक बच्चे लेते हैं और मरते भी बहुत अधिक हैं। और ये होती कितनी है, तो लगभग 1000 में 50 बच्चे जन्म लेते हैं जिनमें 40 मर जाते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा भी है कि 50 और 40 प्रति 1000 से ऊपर है। जिन्हें पिग्मी देवी प्रकोप या जादू टोने का परिणाम मानते हैं, यानी कि अधिक बच्चों का जन्म लेना और अधिक बच्चों का मरना पिग्मी लोग देवी प्रकोप और जादू टोने का परिणाम मानते हैं। ठीक है, सर्वथा अनुपयुक्त तथा विषम पर्यावरण वाले प्रदेश में निवास करते हुए पिग्मियों पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव बहुत कम है। पिग्मी ऐसे स्वतंत्र समुदाय हैं जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण का उपयोग प्रकृति के पुजारी के रूप में बिना उसे क्षति पहुंचाए करते हैं, यानी कि इनका मानना है कि प्रकृति से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है और प्रकृति के अनुसार ही हमें चलना होता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार ही अपना काम करते हैं, इसलिए पर्यावरण को एक भी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपसे पिग्मी जनजाति के बारे में भी बात की, जिसमें हमने उसके निवास क्षेत्र, खान पान, रहन सहन, उसकी वस्तु विनिमय, निवास गृह, सामाजिक संगठन के बारे में बात की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो लेक्चर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी PDF का लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई विश्व की जनजाति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।